A very good morning all of you. Class 8 subject social studies geography. We started the chapter. हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और अब चैप्टर में बहुत कम टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं. Now today we have to read about the national parks and wildlife sanctuaries. Okay, so start. See, this is the loss of rainforest इन ग्रेट निकोबार. देखो सुनामी आने के बाद में कितना मतलब ख़राब हो जाते हैं वहाँ के हालात. इसीलिए वहाँ के लोग हमेशा ध्यान रखना, आप जो साउथ इंडियन के कोस्ट लाइन एरियाज़ में जो हैं वहाँ पे लोग कभी भी अपना घर नहीं बनाते हैं. वहाँ घर भी ऐसे ही बनाया जाता है, पेड़ों से, उसकी पत्तियों से, घास फूस से, क्योंकि हमेशा सुनामी आती रहती है वहाँ पे. तो क्या होता रहता है, या हाई टाइड्स आते रहते हैं, तो क्या होता है कि उनके घर बिखर जाते हैं और वहाँ पे उनका रहना भी मजबूरी है, क्योंकि उनका वहाँ पे मेन काम भी जो है वो फ़िशिंग का ही है. ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, फ़िशिंग का होता है, ओवरऑल सप्लाई करने का. तो उनकी मजबूरी होती है वहाँ रहना. ये देखो जो रेन फॉरेस्ट है वो ख़राब हो गया है पूरा, ज़्यादा सुनामी यानी कि बहुत ज़्यादा पानी आ जाने से. आपने सुना भी होगा अति सदा वर्जयेत, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो नुकसान भी दे सकता है. Now, national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our national vegetation and wildlife. हमें हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को अगर बचाना है तो हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ऐसे प्लांट्स को, ऐसे एनिमल्स को जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है. कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन. हमें ऐसी चीज़ों को बचाने की ज़रूरत है, मैंने अभी आपको बताया, जो ख़त्म होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली है. सी दिस इज़ द ब्लैक डक. इसके चक्कर में ही जो सलमान हमारे बॉलीवुड एक्टर है उनके साथ जो है काफ़ी जोधपुर में हादसे हो रखे हैं. उन्होंने ब्लैक डक को मार दिया था, काला हिरण का शिकार किया था, जिससे क्या हो गया, उनको कितने टाइम तक की जेल होगी कि वो जेल के चक्कर काटते ही रहे. वेल, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द ब्लैक डक ऑल्सो नीड्स प्रोटेक्शन. यही वजह है कि उनको जेल हुई, क्योंकि ये वैसे भी बहुत कम जो है वो बचे हैं दुनिया में. ठीक है, और ये अगर ऐसे जानवरों को मारा जाता है, वैसे किसी भी जानवर को मारने का हक किसी भी इंसान को नहीं है, ना नेचर देता है ना इंडियन लॉ देता है. ठीक है, ये राइट आपको. तो क्या हो गया, इसको ये स्पेशली जो ऐसे एक्सटिंक्ट होने वाले जानवर है ना, इनको अगर आप मार रहे हो इट मीन्स यू आर डूइंग अ क्राइम. तो आपको क्या हो सकता है, पनिशमेंट हो सकती है, या फिर आपको फाइन चार्जेस जो होता है वो अप्लाई करना पड़ सकता है, यानी कि आपको कोई हर्जाना देना पड़ सकता है, या फिर आपको जो फाइन चार्जेस होते हैं वो देने हैं, या आपको सज़ा भी हो सकती है. There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. हमें ऐसा बैलेंस बनाना चाहिए कि जो ऐसे स्पीसीज़ बची हुई हैं या जो भी जानवरों की स्पीसीज़ हैं उनको कभी किसी तरह से डिस्टर्बेंस नहीं हो, वो भी आराम से रहें और हम भी थोड़ा को रिलेशन या कोलैबोरेट करके चले तो अच्छा रहेगा. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड the natural habitats of many species. Same thing which I said. Due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or not in verge of extinction. या तो वो है ही नहीं और हैं तो सब खत्म होने वाले हैं. तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे जानवरों को क्या करना चाहिए जिनको मारा जा रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनको हमें बचाने की कोशिशें करनी चाहिए. अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज. कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो अवेयरनेस वाले हो, अवेयरनेस टुवर्ड्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. इनके फेवर में जो ऐसे कैंपेन चलाए जाने चाहिए, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री करना है या फिर वन महोत्सव मनाया जाना है. एंड शुड बी इनकरेज होना चाहिए ये एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स so that they appreciate the habitat
ऑफ वेरियड स्पीसीज। बच्चों को स्कूल से ले जाए, जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको ले जाया जाना चाहिए। अभी ज़रूरी नहीं कि स्कूल ही लेकर जाए, मतलब ऐसे बच्चों को ज़रूर विज़िट करवाने चाहिए ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह की जगह जो हैं, ताकि उन्हें पता चले दैट हाउ नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत है ये नेचर, और यहाँ पे कितने तरह तरह के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, बर्ड्स मिलती है। देखो, जब तक आप किसी चीज़ को देखोगे नहीं, आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम जब तक ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लाइफ जो है वो देखेंगे नहीं, हम उनको नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये देखो, बायोस्फीयर का मीनिंग है, ये आपको पता होना चाहिए, आप नोट करके रखना। एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बायोस्फीयर और व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। नाउ चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल वी हैव अ टाइम, सो हम दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। अभी स्टार्ट कर देते हैं बीच में ही। नाउ लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री। हम अब हिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हमें करना है, ठीक है। लास्ट हम कर चुके हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। नाउ दिस इज़ योर हिस्ट्री बुक। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3, रूलिंग द कंट्री साइड। See this picture. This is a picture of Robert Clive accepting the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha from the Mughal ruler in 1765। ये 1765 में मुग़ल रूलर से क्या कर रहे हैं, दीवानी ले रहे हैं। मैंने आपको समझा दिया था रॉबर्ट क्लाइव कौन था, दीवानी क्या होता है, ये सब बता चुके हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ये ले रहा है। एंड कंपनी क्या होगी, अब दीवान बनेगी। मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में कि कैसे बेनिफिट के चक्कर में, एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, कुछ न कुछ नई नई पॉलिसीज़ लाते जा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, जो लोग थे वो और ज़्यादा परेशान हो रहे थे। पहले उन्होंने क्या किया था, एक पपेट किंग जो थे वो बना दिए थे, उससे भी इनका दिल नहीं भरा रॉबर्ट क्लाइव का। तो क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, दीवानी अपने हाथ में ले ली। आपको मैं बता भी चुकी हूँ 17वीं सेंचुरी में ही क्या हुआ था, 17 से 18 सेंचुरी तक में रॉबर्ट क्लाइव ने इतने ज़्यादा करप्शन किए थे कि उसके पास बहुत सारी इलीगल प्रॉपर्टी जो थी, इनवैलिड, जो नहीं होनी चाहिए, वो उसके पास से मिली थी। जब उस पर केस चला, उससे पूछा गया लंदन में, तो वो कोई भी सेटिस्फाइड जो आंसर होता है वो आंसर नहीं कर पाया, इसलिए उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होने लगी और उस पर अनट्रस्ट का वो केस हो गया था। उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था, ठीक है ना। ये रिवीजन हो गया हमारा। Start the chapter. On 12th August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुग़ल रूलर जो थे, अब एम्परर थे, उन्होंने क्या किया था, उसने 12 अगस्त 1765 को दीवानी, मतलब एज द पूरा किंग जो था, जिसमें स्पेशली फिनेंशियल और जो पॉलिटिकल मैटर्स आते हैं, डिसीजंस, वो अपने हाथ में ले लिए थे। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट। ये सारा रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में ही हुआ था, विद अ फ्यू इंग्लिश मैन एंड इंडियंस एज विटनेस रखा हुआ था, कुछ इंडियंस को और कुछ इंग्लिश मैन यानी ब्रिटिशर्स को। But in the planning above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in the Clive's life
द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। ये देखो इतना ख़राब कोई कैसे हो सकता है। रॉबर्ट क्लाइव के जो वहाँ पे पेंटर थे उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। कौन सी पेंटिंग? जो पिक्चर हम अभी देख चुके हैं, ये वाली। इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से रॉबर्ट क्लाइव जो हैं उनको ये सारा किंगडम उनके हाथ में, रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में दे रहे हैं। ये ब्रिटिश जो पेंटर था उसने जानबूझकर पॉइंट किया था, जानबूझकर इसको पेंट किया, मतलब ये बनाया ताकि आने वाली जनरेशन्स को खुद की भी और इंडिया की ये दिखा सके। बाहर खुद की जनरेशन को तो वो ये दिखाएगा कि देखो हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग थे कि वहाँ के किंग ने खुद ने हार मान के हमको अपना किंगडम जो था वो दे दिया था रूल करने के लिए। और हमारे लिए इसलिए रहेगा क्योंकि एक गिल्टी है, एक शेमफुल वाला मैटर है कि देखो हमारे यहाँ के राजा ने किसी दूसरे के सामने घुटने टेक दिए, वो भी बहुत चंद लोगों के सामने। ये सब लैक ऑफ यूनिटी की वजह से हुआ था। अगर सारे किंग्स जो हैं वो यूनिटी रखते, इंडिया को अपना मानते और इंडिया के लिए फ़ाइट करते और एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग को फॉलो करते तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी आउटर अटैकर इंडिया में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वेल, दैट वाज द पास्ट। एज दीवान द कंपनी बिकेम the chief financial administrator of the territory under its control. Now it had to think of administrating the land and organizing its revenue resources. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. अब वो क्या कर रहा था? टैक्स ले रहा था ताकि कंपनी के एक्सपेंसेस जो है वो निकाल सके और वो कंपनी को स्ट्रॉन्ग भी बनाना चाह रहा था। वो और ज़्यादा सोल्जर्स जो था वो लेकर आ रहा था बाहर से। अब उनको सैलरी देनी पड़ेगी तो वो सैलरी का पैसा भी क्या कर रहा था? यहाँ की पब्लिक से वसूल कर रहा था। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड also to ensure that it could buy the products if it needed and sell what if wanted. अब वो क्या कर रहा था? कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स जो थे वो यहाँ पे बेचे जा सके, इसीलिए वो ऐसा ही कुछ चला रहा था अपना सिस्टम। Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled in the countryside and enjoyed the authority and the prestige. अब वो लोग क्या चाहते थे? एक्चुअली देखो ब्रिटिशर्स में भी कई लोग ऐसे थे जो लोग क्या करना चाहते थे, एक जो राजा महाराजा वाली लाइफ होती है जो बहुत ऐशो आराम की होती है, इनको वो आदत लग रही थी। और ये हर एक ऑफिसर, चाहे वो बड़ा गवर्नर हो, जनरल हो, कर्नल हो, कोई भी हो, लेकिन ये सब चाहते थे कि ये लोग ऐसी ही लाइफ को है जो वो जिए। और इसकी वजह से काफ़ी जो मनी था वो सारा स्पेंड हो रहा था, खर्च हो रहा था। और ये क्या कर रहे थे? वो सारा पैसा राजा से ही वसूलते थे एज अ टैक्स। और जब सिचुएशन उन्होंने अपने पूरे हाथ में ले ली तो इतनी बिगड़ गई थी कि उन्होंने लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया टैक्स के लिए। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. How was this is to be done? In this chapter we will see how the company came to colonize the countryside, organize revenue, resources, redefine the rights of people and produce the crops it wanted. यहाँ आके उन्होंने ये सब कुछ सीखा था कि कैसे राइट्स हो सकते हैं, क्या क्या उनके हक हैं। यहाँ के ज़बरदस्ती उन्होंने अपने राइट्स जो थे वो बना लिए थे, प्रोटेक्शन देना, टैक्स देना, और जो एग्रीकल्चर होता है, क्रॉप्स वगैरह होती है, वो सब करना यहाँ से आके उन्होंने सीखा था। नाउ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। द कंपनी हैड बिकम द दीवान। कंपनी का हेड जो होता, हमेशा हर एक कंपनी का एक हेड होता था, एक पर्सन होता था जिसको दीवान बोला जाता था।
but it still saw itself primarily as a trader. I wanted a large revenue income, but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. The effort was to increase the revenue as much as it could and buy. वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स लेना चाहते थे, किन से? लोगों से, एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स एज चीपली एज पॉसिबल। सबसे कम से कम, मैंने बताया था आपको पहले, इशू यही था। पपेट किंग भी इसीलिए बनाया गया था कि वो उनको क्या करना पड़ेगा, जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो बहुत कम देना चाहते थे और बाद में देना ही नहीं चाहते थे। और यही कुछ रॉबर्ट क्लाइव का भी था कि वो यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, जो कॉटन है, जो सिल्क है, सिल्क तो खुद ये चाइना से ख़रीदता था इंडिया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ चीप रेट पे ख़रीद के और अपने वहाँ से वहाँ ले जाके उससे अपना स्टॉक रेडी करवा के इंडिया के मार्केट में लाएगा और उसको बहुत एक्सपेंसिव रेट पे सेल आउट करेगा, जिससे कि उसको बेनिफिट हो गया ना, दोनों साइड से बेनिफिट हो गया। इधर से उसके पैसे बच रहे हैं और उधर वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो दोनों ही जगह उसको अर्निंग हो रही है। Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. अब कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा जो गुड्स था वो इंडिया में परचेज़ कर लिया था यहाँ से, और इसको इंपोर्ट करते हुए गोल्ड और सिल्वर जो थे वो ब्रिटेन से यहाँ लाने की कोशिशें कर रहे थे। Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods and export. अब वो क्या कर रहे थे, बंगाल में सामान ले जाते और वहाँ से उसको सप्लाई करना शुरू करते। देखो, बंगाल, वेस्ट बंगाल ही ऐसी सबसे बड़ी जगह थी जहाँ पे उनको सबसे पहले जगह मिली थी, जहाँ कंपनी एस्टेब्लिश किया था। उन्होंने सूरत के बंदरगाह जो था पोर्ट, वहाँ पे भी घुसने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उनकी बात नहीं बन पाई क्योंकि वहाँ मराठा भी थे। और यहाँ कंडीशन ये हो गई थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीप रेट पे यहाँ से माल ख़रीद के पैसे बचाना चाह रहा था, और जितना ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें हैं उनको यहाँ से सप्लाई करना चाहता था। कहाँ पे? अपने कंट्री ब्रिटेन में। सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ पार्ट। ये पूरे पोर्ट का एक पार्ट बताया हुआ है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में बहुत सारी बोट्स जो है वो रखी हुई हैं यहाँ पे। ये देखो बोट्स है सारी। ये किस लिए होती थी? ताकि यहाँ से सामान ले जाया जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है, अदर कंट्रीज़ में। और यहाँ ये मार्केट लगता हुआ है जिसमें लोग परचेजिंग कर सकते हैं। पहले ऐसा ही हुआ करता था, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। बंगाल के मुर्शिदाबाद में है ये मार्केट, जो वीकली लगता था, है ना, लगता है ना, आप भी देखते होंगे कई जगहों पे मेले लगते हैं या एग्जीबिशन लगती है, एक लिमिटेड टाइम के लिए लगती है, यहाँ पे वीकली लगती थी। आज भी कई जगहों पे रहता है सैटरडे संडे या संडे ओनली, या ओनली सैटरडे को क्या लगती है, सेल लगती है या एग्जीबिशन लगती है, तो आप लोग भी विज़िट करते होंगे। वैसा ही कुछ उस टाइम में मार्केट में होता था। Peasants and artisans from rural areas regularly came to these weekly markets. इसको हाट बोला जाता था, मार्केट को हाट बाज़ार या हाट्स बोला जाता था। बहुत छोटे लेवल पे होता था ये। यहाँ पे सारे लोग जो थे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचने और ख़रीदने के लिए आते थे जो उनकी ज़रूरतें होती थी। और ये सारा मार्केट जो था बैडली अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। किस लिए? इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे उस टाइम में, सबसे ज़्यादा फ़र्क इस पे पड़ रहा था। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।